अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे रखा हुआ है तो आप पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, बाद में जाके पछताएंगे यार कभी इसका वीडियो देख लिए होते तो मुझे समझ में आ गया होता और पैसे को सही जगह लगा दिया होता। सेविंग अकाउंट में मैं पैसा नहीं रखता हूँ और जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो भी सेविंग अकाउंट में पैसे को नहीं रखते। तो पैसा रखते कहाँ है ताकि पैसा सेव भी रहे और पैसा ग्रो भी करता रहे। अगर आप पैसे से पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। सेविंग अकाउंट में रखना क्यों मिस्टेक है, सबसे पहले समझ लीजिए, फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोग पैसा लगाएं कहाँ जिससे हमारा पैसा ग्रो करता रहे। और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने जब पैसा कमाया तो उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिया जो आज मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि मेरा पैसा सही जगह गया और पैसा बढ़ते चला जा रहा है। तो ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। पैसे का मामला है, एक एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, समझिए, ध्यान लगा। सबसे पहले लोग जब कहते हैं, किसी भी स्मार्ट पर्सन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं पैसा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ हूँ, कहते हैं यार तुम गलती कर रहे हो, इसके पीछे का तर्क क्या है? कोई ना कोई रीजन होगा तभी तो लोग कहते हैं। तर्क ये है कि पैसे का वैल्यू डिग्रेड होता है। पैसे का वैल्यू डिग्रेड होता कैसे है ये समझ लीजिए। जब हम सेविंग अकाउंट में पैसे को रखते हैं, बचत खाता में पैसे को रखते हैं तो सीधी सी बात है बचत करने के लिए रखते हैं, लेकिन वो सच में बचत नहीं हो रहा है। वो पैसे का वैल्यू धीरे धीरे डिग्रेड होता है, साल दर साल डिग्रेड भी होते रहता है। कैसे होता है देखिए, महंगाई दर आप सुनते होंगे कि महंगाई हर साल बढ़ते जाता है। जो प्रोडक्ट पिछले साल 100 रुपीज में लेते थे हो सकता है इस बार 110 रुपीज में आपको लेना पड़ रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3 से 4% सालाना। एक साल में आपका पैसा 3 से 4% ग्रो होगा, इससे ज्यादा नहीं ग्रो होगा। इट मीन्स ये हुआ कि 100 रुपीज आपके बैंक में है तो अगले साल वो पैसा बढ़ करके 103 या 104 रुपीज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट पिछले साल 100 रुपीज में खरीदने के लिए दुकान में जाते थे और मिल जाता था, आज अगर जाएंगे तो हो सकता है 106 या 110 रुपीज में मिले। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो 6 से 10% के बीच में रहता है और रियलिटी में तो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अब आप थोड़ा सोच करके देखिए कि जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखे हुए थे और इस साल बढ़ के 103 या 4 रुपीज हुआ और महंगाई हो गया 110 रुपीज तक, अब वही पैसा निकाल करके 104 रुपीज निकाल के जाएंगे प्रोडक्ट लेने तो अब दुकानदार कहेगा 6 रुपीज और ऐड करिए, मतलब 6% का आपको लॉस हो गया। तो ये 6% का लॉस एक साल में हर साल लॉस होते चला जाएगा। तो जरा सोचिए कि अगले 10 साल में जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखे हैं और खुश हैं, उस पैसे का वैल्यू कितना कम हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा ग्रो भी हो और आप टेंशन फ्री भी रहे और जो पैसा कमा रहे हैं वो कमाते रहे और इधर इन्वेस्ट करते। मैं भी इन्वेस्ट करता हूं, दुनिया के सारे स्मार्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको भी ये समझना जरूरी है कि पैसे कहां कहां रखे। अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि आखिर बैंक में नहीं रखे तो रखे कहां? कहां रखे जो पैसा सेफ रहे, नहीं तो पता चलेगा पैसा कहीं डूब भी तो नहीं गया। क्या शेयर मार्केट में? अरे यार फलाना आदमी शेयर मार्केट में रखा था और पैसा इसके बाद ऐसा डूबा कि वो रोध होकर के जो है जो भी जमीन घर का था वो भी बेचना पड़ गया क्योंकि वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था। म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है। पिछले साल मैंने देखा है एक लोगों का म्यूचुअल फंड जो है माइनस में चला गया, उसके पोर्टफोलियो में रेड होने लगा, लाल लाल दिख रहा था, तो वो जो पैसा लगाया वो भी पैसा डूब गया। बैंक में तो कम से कम 3 से 4% दे भी रहा है, यहाँ पे -20% में देख रहा हूँ। यार समझ से बाहर का। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर देंगे और फिर आप देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिए कि पैसे को एक जगह तो कभी इन्वेस्ट नहीं करिएगा। एक जगह करने का मतलब है बहुत ही ज्यादा आप हाई रिस्क में चले गए। अब जब एक जगह नहीं करेंगे तो इसका मतलब मल्टीपल ऑप्शन है ना इन्वेस्ट करने का। हाँ है। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे पीएफ होता है वैसे ही पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे और सरकार के द्वारा एक गारंटी दिया जाएगा कि हर हाल में 7 से 8% के बीच में रिटर्न मिलेगा। और ये हर साल सरकार तय करती है। हर साल जब बजट पेश होता है तो उस समय डिसाइड किया जाता है कि पीएफ पे कितना पैसा मिलेगा। जैसे ईपीएफ पे 8.1 मिलेगा तो पीपीएफ पे 7.1% मिलेगा, ये सरकार तय करती है। तो इतना परसेंटेज सालाना आपको हर हाल में मिलेगा और चूंकि ये गारंटेड सरकार के द्वारा गया है तो इसीलिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होते रहता है और 7% जब चलता है तो ऐसे में जब महंगाई 6% और 7 के बीच रहता है तो आपका पैसा माइनस में नहीं जाता, पैसा बहुत तेजी से ग्रो भी नहीं करता है, सबसे सेफ भी माना जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल ये है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा और जितना लो रिस्क होगा उतना कम रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि रिस्क ज्यादा होने के बाद रिवार्ड एकाएक जंप भी करेगा और माइनस भी हो सकता है, डूब भी सकता है। लेकिन रिस्क कम रहेगा तो इसका मतलब यह है कि माइनस में तो नहीं जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं करेगा और धीरे धीरे जो समय के अनुसार ग्रो करता चले जाएगा। जैसे अगर 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपका रेट ऑफ
इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज मिल रहा है वो 7% मिल रहा है और महंगाई 6% है, तो 1% का हर साल आपका पैसा ग्रो कर रहा है, ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है महंगाई से। मतलब पैसा का वैल्यू साफ माइनस नहीं हुआ, पैसा का वैल्यू जितना आप कमा के रखे थे साल दर साल उसका वैल्यू मेंटेन रहा, थोड़ा सा ज़्यादा रहा, तो डूबा नहीं। तो पीपीएफ में मैं भी इन्वेस्ट किया हूँ। पीपीएफ में 1.5 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा करने के लिए आपको दूसरा सिस्टम अपनाना पड़ेगा। इसीलिए अगर साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा गारंटेड रिटर्न यहाँ पे मिलता है। ये हो गया। अब इससे ज्यादा करना है तो और सेफ भी होना चाहिए तो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम लोग एफडी कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ही हो जाता है कि आपने फिक्स्ड टेन्योर के लिए आप इतना अमाउंट को फिक्स्ड कर दिया है। किसी भी बैंक में जाकर के आप एफडी करवा सकते हैं। ये बैंक वाले तय करते हैं कि आपके एफडी पे कितना परसेंटेज रिटर्न दिया जाएगा। अभी जब पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ, लड़ाई हर जगह हो रहा है, ऐसे में जब शेयर मार्केट धड़ाम से गिर रहा है तब लोगों को याद आ रहा है यार फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में मैं पैसा रख देता हूं। लेकिन जब पूरी दुनिया की तबाही रुक जाएगी तब वही फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न जो हमारा 6%, 7%, 8% मिलेगा वो कम लगने लगता है। लेकिन सेफ्टी की बात है तो सेफ्टी के मामले में तो फिक्स्ड डिपॉजिट बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना ही जाता है। डिसाइड आप कर लीजिएगा कि किस बैंक में, वो रेट चार्ट देख लीजिए। अलग अलग बैंक का इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पर पहले कंपेयर कर लीजिए, इसके बाद जाकर के फिक्स्ड डिपॉजिट करिएगा। पीपीएफ हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, ये सब अमाउंट तो इधर उधर का हो गया। लेकिन आप हैवी अमाउंट रखे हुए सेविंग अकाउंट में उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा जो मैंने किया वो भी आप करें, वो है जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर देना। और जमीन में पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। अंतर यही है कि पीपीएफ जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है वैसे ही जमीन भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लेकिन जैसे एफडी, अभी आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, एफडी में रखे हुए, बाद में जाकर के आप थोड़ा सा पेनाल्टी दे करके एफडी तोड़ भी सकते हैं। या सेविंग अकाउंट में जो एफडी होता है लिंक्ड होता है, स्वीप करने वाला होता है, ऑटो स्वीप होता है, वो एफडी में पैसा रखेंगे तुरंत में आप पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जब जमीन में पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पैसा कभी नुकसान में नहीं जाएगा, लेकिन तुरंत में आप इसको सेल भी नहीं कर सकते जरूरत होगा तो। अगर आपके पास हैवी अमाउंट है, मतलब मिनिमम 10 लाख से ऊपर है, तो पैसा को जमीन में आप इन्वेस्ट करिए। जमीन का पैसा हमेशा ग्रो करते रहेगा और कभी कभी तो पता चलता है कि 5 साल या 3 साल में भी पैसा डबल भी हो जाता है। तो जमीन में जब पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको पहले देखना होगा कि जमीन खरीदते वक्त कौन कौन सा सेल डीड के साथ अब क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, कि मतलब जिससे आप खरीद रहे हैं सिर्फ सेल डीड मत देखिए, सेल डीड के साथ साथ देखिए कि उसके पास जो है म्यूटेशन हो चुका है या नहीं हुआ है, मतलब जमाबंदी कायम है या नहीं है, उसके पास जो है लैंड एक्वाजिशन का जो पूरा का पूरा पावर होता है, सर्टिफिकेट होता है, लैंड सर्टिफिकेट होता है, वो एलपीसी है कि नहीं, मतलब पोजेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, जिससे खरीद रहे हैं वो उससे पिछले जो है 2-3 बार जो है कौन कौन खरीदा है उसका डीड आपके पास होना चाहिए। ये सब देखते हैं चाहिए, क्योंकि ज़मीन में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है और जो लोगों का ज़्यादा नेटवर्क नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है, वो ज़मीन में पैसा लगाने तो जाते हैं, बाद में उनके साथ फर्जीवाड़ा हो जाता है और फर्जीवाड़ा का शिकार होकर के हैवी अमाउंट बर्बाद करके चले जाता है। इसीलिए ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। अब रही बात दूसरा, वो होता है फ्लैट में। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या, चलो यार जैसे जमीन में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह फ्लैट में, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्लैट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको कुछ वहाँ पे नहीं मिलेगा। फ्लैट में इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि रेंट से मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे जितने पैसे का इन्वेस्ट आप करके इसके बाद फ्लैट खरीदे हैं उतना से ज़्यादा अगर रेंट आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये लोकेशन वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइम लोकेशन पे है उसका रेट जो होगा रेंट का वो और जो अंदर में होगा वो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, और इसीलिए आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा तब जाके फ्लैट में करें। लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जमीन में आप पैसा इन्वेस्ट कर दें। अब ये सब के बाद हाई लिक्विडिटी वाला चाहिए, मतलब तुरंत खरीद और तुरंत बिक्री का अगर चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कहूँगा आपको आना चाहिए शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में आने के लिए आपके पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट। शेयर मार्केट का मतलब है किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है वो खरीद बिक्री, ऑनरशिप ट्रांसफर यहाँ पे होता है। कोई बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है तो स्टॉक मार्केट में आकर के यहाँ से खरीद बिक्री कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ गोल्ड ETF। अभी के समय में गोल्ड और सिल्वर ETF खरीद करके आप पैसे को रख सकते हैं, जो मैंने भी किया है। सिल्वर ETF भी लिया है, गोल्ड ETF भी लिया है। ETF खरीदना इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वहां पे कंपनियां गारंटी देती है उसके पास उतना का गोल्ड रिजर्व रहता है, उतना का सिल्वर रहता है, तभी जाकर के यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपको ये सब नहीं आता है, सपोज कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना रिसर्च करने का झंझट नहीं है, उतना पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि यार मैं शेयर मार्केट में तो रहूं
लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लो, तब आपको जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो एक फंड मैनेजर होता है जो आपसे पैसा लेता है, मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं ना, उसी में से कुछ परसेंटेज जिस समय आप बेचेंगे तो आपका डिडक्ट कर लेगा। और इसीलिए वो फंड मैनेजर बहुत हाईली क्वालिफाइड रहता है, क्योंकि उसके पास पैसा आता है, उसको सैलरी मिलते रहता है। तो आपके जैसे पूरे देश के लाखों लोग एक फंड में, एक म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, छोटा छोटा 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000, 5000, जो भी ऐसा कर सकते हैं, उतना पैसा करते हैं, वो सारा पैसा कलेक्ट किया जाता है। फिर वो फंड मैनेजर अपने रिसर्च से, अपने ब्रेन से डिसाइड करता है कि उस पैसे को मैं किस किस शेयर में या कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ, जो पब्लिक का पैसा जो मैंने कलेक्ट किया है उस पैसे को इंक्रीज करके, ग्रो करके मैं फिर रिटर्न दे सकूँ, ताकि वो फंड मैनेजर को सैलरी मिलता रहे, ग्रोथ मिलता रहे और उसका भी भविष्य रहे। मतलब विन विन सिचुएशन वाला होता है। तो शेयर मार्केट से कम रिस्क रहता है, लेकिन पैसा शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा, अगर शेयर मार्केट अप जा रहा है तो म्यूचुअल फंड भी अप जाएगा। बस अंतर यही है कि आपको रिसर्च करना होता है तो डायरेक्ट आप शेयर खरीद बिक्री करिए, आपको रिसर्च करने नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्टली आप शेयर मार्केट में घुस। इसके बाद आपको मन करता है ना रोलर कोस्टर की तरह जो है, खूब एडवेंचर की तरह रहे कि या तो खूब ग्रोथ लाना है या तो बर्बाद हो जाना है। इस तरह का आपको अगर सोचना है ना, तब आप जाइए क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो में पैसा आप लगाएंगे तो एक तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे, खरीद बिक्री ज़्यादा करेंगे तो बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने का चांस बन सकता है। दूसरी बात, सरकार की नज़र आप पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे कंट्रोल किसी का नहीं होता है, जिसके कारण से जिस आप ट्रेडिंग के अनुसार, मतलब जिस कंपनी के थ्रू जो आप अकाउंट खुलवाएंगे और जहां से आप ट्रेड करेंगे, वो जिस एक्सचेंज से करेंगे, वहां पे आपको केवाईसी करना पड़ेगा और सरकार की नज़र आपके पैन नंबर पर रहेगी। थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपके पास सरकार इनकम टैक्स का नोटिस भेज देगी। क्योंकि सबसे गलत बात जो ये है, जैसे शेयर मार्केट में अगर आपको लॉस हुआ तो आपके उस लॉस पे टैक्स नहीं देना है। शेयर मार्केट में ये चीज़ है, तो सरकार इसको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर क्रिप्टो में अगर जाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं तो कहूँगा क्रिप्टो में नहीं जाइए, क्योंकि मेरे पुराने जितने भी वीडियो देखेंगे, मैं हमेशा से कहता हूँ क्रिप्टो का भविष्य है नहीं। लोग जितना भी उसको कह ले, लेकिन क्रिप्टो जिस समय लीगल की तरह इस्तेमाल होना शुरू होगा, उस समय सरकार अपना कोई क्रिप्टो बनाएगा। जैसे अपने देश में आप देख रहे होंगे, ई रुपीज़ देखते होंगे, डिजिटल रुपीज़ देखते होंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट जब लाएगा तो ये भी ब्लॉकचेन बेस रहेगा। लेकिन कोई जो है ऐसे क्रिप्टो जो मार्केट में चल रहा है उसका इस्तेमाल नहीं रहेगा। हर देश अपना अपना करेगा, क्योंकि करेंसी पे कंट्रोल जिस दिन सरकार का खो गया, उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि उसका कंट्रोल करेंसी से हट जाए, जो लीगल टेंडर है उससे हट जाए। क्योंकि ओवरऑल हम और आप जो भी काम कर रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम कर रहा है, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जो भी हो, सब का सब को सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है। और जिस दिन इस पैसे का कंट्रोल खो जाएगा, उस दिन कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा और पूरे देश में बहुत ही मतलब समझिए बहुत ही खराब हालत हो जाएगा। तो कौन सरकार चाहेगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा इंटरटेन करता रहेगा, साइड इन्वेस्टमेंट बनाता रहेगा, पैसा इसी तरह से लूटता रहेगा। जैसे अभी ट्रंप चाचा क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर के वहाँ पे क्रिप्टो के लिए अपना जो है हब बना रहे हैं, अपने बेटे के लिए कंपनी खुलवा रहे हैं। तो इस तरह से आपको नज़र रखना पड़ेगा। चूंकि पैसे का मामला है तो अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा और नज़र भी रखना पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ पे ग्रो करता रहे, और थोड़ा भी इधर उधर तो तुरंत निकाल के मैं अपने सेफ इन्वेस्टमेंट कर लूँ। ओवरऑल मेरे समझ से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट 3 ही आया है। पहला पीपीएफ, दूसरा एफडी और तीसरा जमीन में। अब आप बताइए कि आपके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आपको अच्छा भी लगा होगा और खराब भी लगा।